पूरा हो चुका है साल 2021। अब हम तैयार हैं साल 2022 के स्वागत के लिए। 2021 में बहुत कुछ हुआ, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ खुशियां मिली, लेकिन ज्यादातर अनुभव ऐसे रहे जिसने ज्यादातर देशवासियों की, हम सभी की आंखों को नम किया। जब 2020 आया था तो उम्मीद थी कि 2021 खुशियां लेकर के आएगा, लेकिन 2020 के बाद आने वाला 2021 20 से ऊपर यानी कि 21 ही रहा। मुश्किलें थोड़ी ज्यादा रहीं, बहुत सारी बातें ऐसी रहीं जिन्हें याद करेंगे हम, समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए बीते अनुभवों से सीखना जरूरी है और बीते अनुभवों से सीखने के लिए उन्हें एक बार फिर से याद करना जरूरी है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे साल 2021 की 21 बड़ी खबरों के बारे में और जानेंगे क्या कुछ उसका असर हमारे देश पर, हमारी जिंदगियों पर पड़ा। एक एक करके करेंगे हम सभी से बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और नए साल पर यह खास पेशकश लेकर के आई हूं मैं नंदिनी लाक्षाकार। शुरुआत करते हैं 2021 की क्या कुछ बड़ी खबरें रही और पहली खबर की शुरुआत करेंगे हमारी सहयोगी आस्था से। आस्था, क्या कुछ पहली खबर 2021 में बड़ी खबरों की हम बात कर रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं, आपके मुताबिक पहली बड़ी खबर 2021 की कौन सी रही? अगर देखा जाए तो किसान प्रोटेस्ट जो था, जहां पर लाल किले पर हुई हिंसा, एक बड़ा मुद्दा हमारे सामने बनकर के सामने आया। 26 जनवरी के दिन जब ये हिंसा हुई, जहां पर लाल किले के प्राचीन पर तिरंगा का अपमान किया गया, वहां पर निशान साहब और किसान के झंडे को फहराया गया, जिसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी इस पूरे मामले में। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बिल थे उसका विरोध प्रदर्शन पूरी तरीके से किया जा सके, तो वहीं दावा ये भी किया जाता है कि इस पूरे प्रोटेस्ट में जो लाल किले में लोग पहुंचे थे वो काफ़ी बड़ी संख्या में पहुंचे थे और वो बुजुर्ग भी थे। तो दूसरी और ये एक तरह से देखा जाए तो 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व इसलिए चुना गया था ताकि देश और विदेश में पूरी तरीके से सरकार की अस्मिता को ठेस पहुंचाई जा सके और सरकार को शर्मिंदा किया जा सके। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा अगर मुद्दा रहा है तो प्रोटेस्ट, जो किसान प्रोटेस्ट था, वो रहा है। तो आगे बढ़ते हुए शुरुआत करते हैं साल 2021 की अगली बड़ी खबर पे और इसके लिए, इसको जानने के लिए हम रुख करेंगे हमारी सहयोगी सौम्या मिश्रा का। सौम्या, जानना चाहेंगे आपसे 2021 की अगली बड़ी खबर आपके मुताबिक क्या थी? देखिए, अगर साल की शुरुआत की बड़ी खबर की बात की जाए यानी जनवरी की, तो जनवरी 20 तारीख अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी तारीख रही, क्योंकि हर किसी को इंतजार था कि इतने शक्तिशाली देश का प्रेसिडेंट कौन होगा। तो जो बाइडेन ये चुनाव जीता और सबसे बड़े देश के प्रेसिडेंट बने। हालांकि उन्होंने 2 बार और इस रेस में भागीदारी की है, लेकिन तब उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन जब उन्हें सफलता हाथ लगी तो एक बड़ी सफलता के रूप में वो सामने आई। वहीं भारत के लिए भी गर्व की बात इन चुनावों से जुड़ी ये रही कि भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस पहली वाइस प्रेसिडेंट बनी अमेरिका की, शक्तिशाली देश की, और भारतीय मूल की, तो ये भारत के लिए गर्व की बात रही। साथ ही जो बाइडेन ने अपनी रैलियों में काफी बार भारत का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने अपनी दोस्ती को लेकर भी कहा कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो भारत के सामने जो भी मुसीबतें आती हैं उसमें अमेरिका डट के उनके साथ खड़ा रहेगा। वहीं जो बाइडेन में जो इजराइल में जो रवैया रहा अमेरिका का, जो वहां की सेना का रवैया रहा, जिस प्रकार से बच्चों को उन्होंने निकाला, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया, तो इससे भी एक चेहरा था जो बाइडेन का, प्रेसिडेंट का, शक्तिशाली देश के प्रेसिडेंट का, वो एक बहुत अच्छे रूप में सामने आया कि एक बहुत ही अच्छे प्रेसिडेंट के रूप में आ रहे हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप, जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, लोकप्रिय थे अमेरिका के अंदर, उनको हराते हुए जो बाइडेन आगे आए। तो जी हाँ, अगर 2021 की बड़ी खबर की बात की जाए और पहले महीने की बात की जाए तो जनवरी में जो ये खबर थी जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने की, वो सबसे बड़ी रही।
तो देखिए महत्वाकांक्षा यहाँ भारत की भी जुड़ी हुई थी, जो संबंध हमारे हैं अमेरिका के और भारत के, और ऐसे में ये चुनाव जो बाइडेन का चुना जाना वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। भारत की एक और महत्वपूर्ण घटना रही, और क्या वो घटना रही, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 21 बड़ी खबरों का हम जिक्र कर रहे हैं, और इसे जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जी। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे 2021 की बड़ी खबरों की बात हो रही है, आपके मुताबिक 2021 की बड़ी खबर कौन सी रही? देखिए, जो अभी जानकारी हमको दी गई थी उसके अनुसार बजट को लेकर के सबसे बड़ी चर्चा रही, और बजट हर साल आता है, इसमें भी दो राय नहीं हुआ, लेकिन इस बार का जो आम बजट आया वो अपने आप में अद्वितीय रहा, अतुलनीय रहा, क्योंकि ये बजट कोरोना के साए में आया और पहली बार बजट में हेल्थ सेक्टर को सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी गई। माने हेल्थ सेक्टर का बजट 137% बढ़ा दिया गया है। 137% बढ़ाना, और वैक्सीन को फ्री करने के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। माने कि जो कोरोना के जो द्वितीय जो लहर आई उसमें जो एक बहुत ही ज़्यादा भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई, और एक तरीके से हमारी जो स्वास्थ्य जो नेटवर्क था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो पूरी तरीके से चरमरा गया। और तो उसके लिए भारत सरकार ने पहली बार इतना बड़ा बजट किया 137। दूसरी बड़ी बात, जो लोग पलायन करके आने लगे उनके लिए, जो लोग कोरोना के कारण बेरोजगार हो गए, भुखमरी के शिकार होने की स्थिति आ गई, उनके लिए, जो हमारे लघु उद्योग धंधे जो है बंद हो गए, उनके मजदूर, उनके लिए भी उनको एक व्यवस्था करनी पड़ी। तो जो पहले एक परंपरागत जो बजट आता था कि इतना रक्षा क्षेत्र को दे दो, इतना जो है विकास को दे दो, इतना सड़क को दे दो, इतना रेलवे, उन सब से ज़्यादा जो है हेल्थ सेक्टर को दिया गया। हालांकि जो चिकित्सा जगत है वो अभी भी कहता है कि हेल्थ सेक्टर को जितना बजट मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और ये एक सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अभी जो इंडेक्स आया हेल्थ का, उसमें भी अगर आप देखिए तो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि नीति आयोग का जो हेल्थ इंडेक्स आया है यूपी का, वो सबसे नीचे 19वें नंबर पर है, और 32.57% जो है उसका प्रावधान है। इसलिए बजट में हेल्थ सेक्टर को बनाया गया है, हेल्थ सेक्टर को मजबूत किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। लेकिन जो कुल मिलाकर के अगर बजट को देखें तो उसने आत्मनिर्भरता की ओर भी कदम बढ़ाए हैं, डिजिटल सेक्टर्स की ओर भी कदम बढ़ाए हैं, और जो ईजी डूइंग की ओर भी कदम बढ़ाए हैं, उसने स्टार्टअप की ओर भी कदम बढ़ाए हैं, उसने बहुत कदम बढ़ाए हैं। लेकिन अभी भी विकास की दृष्टि से, और जो हम आधुनिक भारत बनाना चाहते हैं, दुनिया के जो विकसित देश हैं उनके सामने हम खड़े होना चाहते हैं, उसके लिए भी शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। और ख़ास तौर से जिस तरीके से ओमिक्रॉन इस समय आ रहा है, दहशत फैला रहा है, तो अभी भी हेल्थ सेक्टर में बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जी से बजट के बारे में जानने के बाद फरवरी की एक और खबर का रुख करेंगे, और इसके लिए हम मदद लेंगे हमारे सहयोगी अंकुर पांडे का। अंकुर, आपसे जानना चाहेंगे, आप फरवरी की किस बड़ी खबर का जिक्र करेंगे? अगर फरवरी महीने की बात करें तो दूसरी बड़ी खबर ये थी कि जो शेयर बाजार था वो 50,000 से ऊपर की उसमें उछाल देखी गई थी, और 50,000 के ऊपर वो बंद हुआ था। वहीं अगर बात करें कारण की, तो जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी, उन्होंने बजट पेश किया था, और इस बजट के बाद से जो शेयर बाजार है, या कहें बाजार का रुख से जो चलता है, तो उसमें एक उछाल देखा गया, क्योंकि निवेश के आसार बढ़े या कुछ और कारण रहे। तो इसका कारण था कि जो बाजार में उछाल देखा गया, और उसका कारण कि बाजार जो था वो 50,000 के ऊपर बंद हुआ था। तो ये दूसरी बड़ी खबर हम कह सकते हैं कि फरवरी महीने की थी। ये दूसरी बड़ी खबर थी जो कि फरवरी महीने की थी। तो साल 2021 की बड़ी खबरों पर नजर डालते हुए हम पहुंच चुके हैं अप्रैल के महीने तक, और अब जानेंगे कि अप्रैल के महीने में कौन सी ऐसी बड़ी खबर थी जिस पर पूरे देश की निगाहें थी, जिसका असर पूरे भारत पर पड़ा। और इससे के लिए हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी हिमांशु का। हिमांशु, आप बताएं अप्रैल की बड़ी खबर के बारे में। देखिए मैम, 2021 की हृदय विदारक और दुर्भाग्यपूर्ण खबरों में रोहित सरदाना जी का जाना, एक वरिष्ठ सहयोगी थे और इतना बड़ा नाम मीडिया जगत का, उनका जाना मतलब उनकी क्षति को कभी पूर्ण ही नहीं किया जा सकता। हम लोगों को तो उस वक्त समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। जब मुझे पता चला, मैं टीवी देख रहा था उस टाइम, मुझे जब उनकी खबर आई तो मतलब
मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। इसके बाद जब मुझे खबर मुझे पता चली कि ये सही है, तब ये उनका जाना 2021 का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मीडिया जगत के लिए, वो जो ऐसी क्षति है जो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। उनका नाम ऐसा है जो कभी बदल ही नहीं सकता, इतिहास में नाम उनका जाना जाएगा। और बिल्कुल जैसा कि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रोहित सरदाना, वरिष्ठ पत्रकार, उनका जाना हम सभी को सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये इसने हमें भावुक भी किया। आगे बढ़ते हुए अप्रैल की एक और बड़ी खबर का जानेंगे और समझेंगे कौन सी वो बड़ी खबर थी। इसके लिए रुख करेंगे हमारी सहयोगी आस्था का एक बार। फिर आस्था, आपसे जानना चाहेंगे अप्रैल की बड़ी खबर की बारी अगर बात की जाए तो आपकी नज़र में अप्रैल की बड़ी खबर कौन सी थी, किसके बारे में? नंदनी जी, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जहां एक तरफ जब देश के हमारे जवान बाहरी लोगों से लड़ने में लगे हों, हमारी सुरक्षा के लिए लगे हों, तो वहीं दूसरी तरफ जब देश के अंदर ही कुछ नक्सली आंतरिक घटनाएं हमारे सामने में आती हैं तो बहुत ही हैरान करने वाली बात हो जाती है। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सुकमा का है, जहाँ 3 अप्रैल 2021 को नक्सलियों ने हमारे सुरक्षा बलों पर हमला किया, जिसमें हमारे 22 सुरक्षा बल शहीद हो गए थे, उनकी जानें चली गई थी। तो वहीं दूसरी ओर ये बताया जाता है कि ये 10 दिन के अंदर एक सबसे बड़ा दूसरा हमला हुआ था और इसको लेकर के केंद्र सरकार पूरी मुहिम चला रही है और जिसको लेकर के ऐसे नक्सलियों को पकड़ा भी जा रहा है और इसको लेकर के आगे और भी जो क्रियाएं हैं वो की जा रही हैं। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो अप्रैल की सबसे बड़ी एक ये भी खबर थी। बिल्कुल, अप्रैल की एक बड़ी खबर ये भी थी और बहुत ही ये भी कहीं ना कहीं हृदय विदारक घटना थी, क्योंकि हमने इस हमले में 22 हमारे जो जवान हैं उनको खोया था। आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे मई की बड़ी खबर का और मई की बड़ी खबर को जानने के लिए एक बार फिर से हम हिमांशु के साथ हैं। हिमांशु, मई की बड़ी खबर हम चाहते हैं अपने दर्शकों को बताना, मई की बड़ी खबर बताएं। जी नंदिनी जी, मई की खबरों की बड़ी खबरों की बात करें तो आपने सुना तेजाब कांड का जब भी नाम सामने आता तो शहाबुद्दीन का, जो बिहार के सिवान से पूर्व सांसद थे, उनके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे चल रहे थे और उनकी कोरोना से मौत होना है ना, और लालू के उनके रिश्ते, मतलब पूरा उन्होंने 2021 में शहाबुद्दीन ने बहुत सुर्खियां बटोरी और कोरोना से अंत थोड़ा दुखद रहा। तो इस खबर ने कहीं ना कहीं उनका इस तरीके से चला जाना एक बड़ी खबर बना। इस पर लगातार लोगों ने बातचीत की और ये कहीं ना कहीं सुर्खियों में ये मामला छाया रहा। आगे बढ़ेंगे, मई की ही खबर पे हम आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से रुख करेंगे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जी की। तो डॉक्टर रमेश वर्मा जी, मई की बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो क्या थी मई की बड़ी खबर? मई की जो बड़ी खबर थी वो 5 राज्यों के चुनाव थे जी, जिसमें पश्चिम बंगाल भी था, केरल भी थे और 5 राज्यों में चुनाव जरूर हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तहलका मचा वो पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर हुआ। केरल में ये मान लिया गया कि वहाँ पर तो किसी भी तरीके से जो सरकार है विजयन की वही होगी। तमिलनाडु की बात हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसी जगह थी जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा लगी थी, इसलिए और भी प्रतिष्ठा वहाँ लग गई थी क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने अच्छी सफलता हासिल की थी और उन्होंने सपना देख रखा था कि अब की बार हमको वहाँ पर अपनी सरकार बनानी है। और इस मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी ने सारी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जेपी नड्डा और हफ्ते में 2-2 बार 3-3 बार दौरे हो रहे थे। बड़े हमले हुए ममता पर, बाद में जो सरकारी एजेंसियों के द्वारा छापेमारी भी की गई, वहाँ पर हिंसा भी खूब हुई, सब कुछ हुआ। और फिर कभी कभी ये सवाल खड़ा हो गया कि आखिर पश्चिम बंगाल में होगा क्या। तो लेकिन पश्चिम बंगाल का जो अपना कल्चर था, जो वहाँ का सियासी वजूद था, जो वहाँ का अस्तित्व था, उसने जो है अपने ही माटी के जो ममता बनर्जी थी उन्हीं को चुना। उसमें हालांकि एक बात और रही कि ममता बनर्जी की जीत पूरी अप्रत्याशित थी। उन्होंने बहुमत हासिल किया और उन्होंने जो कहा उसमें वो खरी भी उतरी कि हमको। और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें एक प्रशांत किशोर की भी परीक्षा हो गई कि उन्होंने कहा था कि दहाई से इनका अंक आगे नहीं बढ़ेगा और वही हुआ भी कि 70 पे आकर के बीजेपी, हालांकि 3 से 70 पे आई, विस्तार उसने अपना किया, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का झंडा फहराया। एक बात इसमें और भी उल्लेखनीय हुई कि एक लंबे समय के बाद, या यूँ कहे कि पहली बार, किसी भी दल की सरकार को बहुमत तो मिलता है
लेकिन उसकी नेता चुनाव हार जाती है नंदीग्राम से, वो चुनाव हार गई। और उसके बाद जब फिर पुनः चुनाव हुआ और तब उसमें वो जीती हो और हालांकि मुख्यमंत्री बन गई थी। तो जो पश्चिम बंगाल का चुनाव था बड़ा ऐतिहासिक था, जहाँ पर गवर्नर से भी और मुख्यमंत्री का टकराव चल रहा था, जहाँ पर हिंसा अपनी चरम सीमा पर थी और बार बार कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। ऐसी परिस्थितियों में जो मई की जो सबसे बड़ी मैं राजनीतिक घटना और जो चुनाव मानूंगा वो 5 राज्यों के चुनाव थे। बाकी में जैसा सोचा गया था, पुडुचेरी में जो सोचा गया था वही हुआ और सब कुछ जैसा हुआ वो खैर कोई मायने नहीं रखते। लेकिन कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल ने एक बार देश की राजनीति में मोदी के विकल्प का भी चिंतन शुरू कर दिया। जी, तो मई के महीने में 5 राज्यों के होने वाले चुनाव कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण घटना में शामिल रहा और इसके साथ ही जो पश्चिम बंगाल का चुनाव था उसने कहीं ना कहीं इस चुनाव को और भी रोचक बना दिया। आगे बढ़ते हुए और रुख करेंगे जून महीने का। जून के महीने में कौन सी बड़ी खबर रही ये हमें बताएंगी हमारी सहयोगी शुभांगी। शुभांगी, जून के महीने में कौन सी बड़ी खबर? देखिए नंदिनी, अगर बात करते हैं 2021 की तो काफ़ी उपलब्धियों भरा साल रहा है, लेकिन हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका जाना हमारे भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है जो शायद ही अब पूरी नहीं हो सकती है। हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की, जिनका निधन हो गया था कोरोना महामारी से। कोरोना ने कई हस्तियों को हमसे छीना है और उसमें एक नाम मिल्खा सिंह का भी है बदकिस्मती से। 18 जून 2021 को उनकी मौत हुई कोरोना के चलते। मिल्खा सिंह एक ऐसा नाम है जो शायद अविभाजित भारत में उनका जन्म हुआ था 1929 में। उसके बाद से अपनी परिस्थितियों से लड़ते हुए कैसे एक लड़का फ्लाइंग सिख बनता है, ये जो उनका सफ़र था काफ़ी प्रेरणादायक है और ख़ास करके जो युवा हैं उनको वो आज तक प्रेरित करते हैं। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी भाग मिल्खा भाग 2013 में राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने बनाई। इसके साथ ही ये एक ऐसे खिलाड़ी है जो एक ओलंपियन रहे हैं, कॉमनवेल्थ में पहला पदक भारत के लिए जीतने वाले पहले प्लेयर रहे हैं। इसके साथ ही 1962 की और 1960 के गेम्स की बात करें, एशियन गेम्स की बात करें 1964 की, तो वो एशियन गेम्स में भी उन्होंने जीता, भारत में पद्मश्री जीता और ओलंपिक में टोटल जो उनके पदक थे वो 20 थे। तो जिस तरीके से उनका जाना है वो अपने आप में बहुत ही दुखद है। एक प्रेरणा स्रोत थे, वो जीते जागते स्रोत थे भारत के लिए और सभी के लिए। उनके जाने पे हर किसी ने अपना शोक जताया। आपको बता दें कि जब मिल्खा सिंह की बात होती है तो केवल भारत ही नहीं विदेशों में भी उनकी काफ़ी तारीफ होती थी। अगर थोड़ा सा और पीछे जाएं और 1962 की बात करें तो तत्कालीन जनरल जो थे वहाँ के पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जनरल अयूब खान, उन्होंने उनको फ्लाइंग सिख का नाम दिया था। हालांकि वो जाना नहीं चाहते थे क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ तो उन्होंने अपनी फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स को खोया था और कहीं ना कहीं उनके दिल में बहुत ज़्यादा इसके लिए दुख भी था। वो उसको जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने उनको प्रेरित किया था और उनको जाने के लिए किया था तो वो पाकिस्तान गए और वहाँ पर दौड़े। कहा जाता है कि ये जो रेस थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी रेस थी क्योंकि लोग उम्मीद लगाए हुए थे पाकिस्तान के प्लेयर से और उसका खालिक नाम था उनका प्लेयर का और उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे। लेकिन जब मिल्खा सिंह ने दौड़ना शुरू किया तो वो ऐसा दौड़े कि उन्होंने लोगों को प्रभावित कर दिया। इतना प्रभावित किया कि वहाँ के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान, उन्होंने भी उनको फ्लैग सिंह नाम दिया। और जब वो मैच खत्म हुआ तो उन्होंने ये बात भी बोली कि आज तुम दौड़े नहीं हो, तुम उड़े हो। तो जिस तरीके से मिल्खा सिंह का जाना है तो खेल जगत के लिए न केवल भारत में विश्व के लिए बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। बिल्कुल, जो कि ये बहुत बड़ी खबर थी और हर एक के दिल के करीब रहने वाले मिल्खा सिंह और जिस तरीके से उन्हें फ्लाइंग सिख का नाम दिया गया ये भी हमने जाना कि कैसे और कब उन्हें फ्लाइंग सिख का नाम दिया गया। आगे बढ़ेंगे और जून के बाद अब जुलाई का महीना आता है। जुलाई के महीने में कौन सी बड़ी खबर रही ये भी हम आपको बताएंगे और इसके लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी नितिन दीक्षित का। नितिन, आपसे जानना चाहेंगे जुलाई की बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आपको बता दें कि जुलाई की सबसे बड़ी जो खबर रही है वो फिल्म स्टार जो रही हैं शिल्पा शेट्टी, उनके पति राज कुंद्रा पोर्न फिल्म बनाने के मामले में इनको जो है जेल जाना पड़ा था और कई लोगों के ऊपर इसमें जांच बैठी थी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इसका कनेक्शन जो है, क्योंकि कानपुर और कानपुर में यूपी में कानपुर एक ऐसा हब बन गया है, चाहे वो आतंकवादी गतिविधियां हो
चाहे ब्लैक मनी का मामला हो, चाहे वो किसी भी तरह की घटना हो, घटना कहीं भी हो, देश या विदेश में कहीं भी घटना हो, तो यूपी में कानपुर का नाम जरूर आता है। तो वैसे ही जो पॉर्न फिल्म का मामला था, राज कुंद्रा वाला मामला था, राज कुंद्रा के मामले में जो है इनके कनेक्शन जो है कानपुर से जुड़े हुए नज़र आए थे, और उसमें कई ईडी ने और कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने जांच भी की थी इस मामले में। और सबसे बड़ी बात बता दें आपको कि जो यहाँ के धन कुबेर कहे जाते थे, जो फर्जी कंपनियां बनाकर जो पैसा लोग लगाते थे, तो वो राज कुंद्रा के मामले में वो कंपनियां भी ऐसी यहाँ से बरामद हुई हैं जिसमें राज कुंद्रा का कहीं ना कहीं से रोल नज़र आया है। उनकी जो पॉर्न फिल्म जो बनती थी उनमें यहाँ कानपुर के जो व्यापारी, जो बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन थे, उनकी भी उनका हस्तक्षेप उनमें पाया गया था। हाँ बिल्कुल। तो पॉर्न फिल्म का ये मामला राज कुंद्रा जिस तरीके से खबरों में आए, और इस खबर ने तमाम ऐसे खुलासे किए जो अब तक छिपे हुए थे। आगे बढ़ते हुए हम रुख करेंगे, जिस तरीके से जुलाई की खबर की बात की हमने, लेकिन जुलाई की ही और कौन सी ऐसी बड़ी खबर थी जिस पर सभी की निगाहें थी, और इसका रुख करने के लिए, इसको जानने के लिए बढ़ते हैं काव्य की ओर। काव्य, आपसे जानना चाहेंगे जुलाई की बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बताएं। मैम, जुलाई की सबसे बड़ी खबर आमिर खान और किरण राव का डिवोर्स। जी, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने बताया कि हम लोग अब अलग हो रहे हैं और हमारी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, और उनके फैंस को बहुत दुख हुआ होगा इसको लेकर। और ये डिवोर्स इनका 15 साल बाद हुआ है। पहली वाइफ जो है रीना दत्त के साथ आमिर खान का डिवोर्स 16 साल बाद हुआ, 2002 में। और किरण राव आमिर खान से लगान के सेट पर मिली थी बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर, और वहाँ फिर उनकी फिर शादी हुई। और बट ऑफिशियल स्टेटमेंट जब इन्होंने दिया तो फैंस को दुख पहुँचा, और उसके अगले दिन ही 3 जुलाई की बात है, उसके अगले दिन 4 जुलाई को इन्होंने एक वीडियो साझा किया। उसमें उन्होंने बताया कि हमारे फैंस दुखी ना हो, उनको शौक पहुंचा होगा, बट ये हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ऐसा सोचा है, और हम अपने बच्चे के लिए, आज़ाद के लिए एक साथ हैं, और हम काम भी साथ में करेंगे। बट अब हमें एज अ परिवार के रूप में आप देखें, पति पत्नी के रूप में आप हमको ना देखें। फैंस को बेशक बहुत दुख पहुँचा आमिर और किरण राव के डिवोर्स को लेकर। और रीना दत्ता की अगर हम बात करें, उनका डिवोर्स जब हुआ था तो नाम प्रीति जिंटा का आया था कि उनकी अफेयर्स लिंकअप है आमिर खान के उनके साथ। और फातिमा सना शेख जो दंगल में आप जो उनको देख चुकी है मूवी में, उनका नाम इस बार आया। ट्विटर पे ट्रेंड भी किया काफ़ी कि आमिर खान ट्रेंड किए जिस दिन उन्होंने डिवोर्स की बात की। फातिमा सना शेख को भी ट्रोल काफ़ी किया गया कि इनकी वजह से इनका डिवोर्स हुआ है। तो जुलाई की सबसे बड़ी खबर मैम यही रही, किरण राव और आमिर खान का डिवोर्स। तो जुलाई की 2 बड़ी खबरों के बारे में हमने जाना। देखिए, सिलसिला चल पड़ा है महीने दर महीने खबरों को जानने का, समझने का, और 2021 की बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। और जुलाई के बाद आगे बढ़ते हैं अगस्त की ओर। अगस्त के महीने में ऐसी कौन सी बड़ी खबर रही जिस पर ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा, जानने के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी नितिन दीक्षित का। नितिन, आपसे जानना चाहेंगे अगस्त की बड़ी खबर के बारे में। जी बिल्कुल, आपको देखिए बताते हैं कि अगस्त का महीना जो है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन जो है भारत के लिए आज़ादी का दिन होता है, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 2021 के अगर 15 अगस्त की बात करें तो तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया, उसमें तख्ता पलट कर दिया। और इसके बाद 15 अगस्त का और भी इतिहास है। द्वितीय विश्व युद्ध 1900, आपको बताते हैं कि 1945 को ब्रिटिश सेना के सामने जापानी आर्मी ने जो है अपने हथियार दिए थे। तो कहीं ना कहीं 15 अगस्त का जो इतिहास है वो बहुत बड़ा है, और इस दिन को बराबर जो है कभी ना कभी कहीं ना कहीं दोहराया जरूर जा रहा है। जैसे तालिबान का देखिए हुआ, जहाँ पर आपको बताएं कि सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि तालिबान अफगानिस्तान में जो है वो जो कब्जा हुआ वो तालिबान ने देखिए 15 अगस्त को काबुल पे कब्जा कर लिया था। इसके बाद वहाँ पे महिला उत्पीड़न की सबसे ज़्यादा बातें आई। अदर जो विदेश जो कंट्रियाँ हैं जैसे अमेरिका है, या जितनी भी तालिबान में जितनी भी कंट्रियों के जो दूतावास बने थे वहाँ पे उन्होंने अपने राजनयिकों को, क्योंकि जैसे ही अमेरिका ने अपनी आर्मी को तालिबान से हटाया है, हटाने के बाद तुरंत जो है वहाँ पर इस तरह का अफगानिस्तान पे इस तरह के कब्जे शुरू हो गए। तालिबान ने वहाँ तख्ता पलटी का काम अपना शुरू कर दिया। वहाँ पे करीब लाखों लोगों की मौतें हुई, क्योंकि लोग जो है वो जो दूसरे देशों के लोग वहाँ पर काम करने के लिए गए या कुछ भी करने के लिए वहाँ गए, तो वो अपने वतन को वापसी के लिए, आपने खबरें भी देखी होंगी कि लोग जो है जहाज़ के पहियों के ऊपर बैठ के या लटक के, जैसे ट्रेन में लोग लटके हुए देखे होंगे आपने, उस तरह से उस समय का जो मंजर था वो बड़ा भयानक मंजर था। लोग जो है जहाज़ पे ट्रेन की तरह लटक के अपने घर को वापसी, अपने वतन को वापसी के लिए जा रहे थे। इसमें लाखों लोगों की मौत भी हुई। और जो तालिबान जो है वो एक
कट्टरपंथी तो हैं ही, और उनके जो लड़ाके हैं वो इतने ज़्यादा खतरनाक हैं कि वहाँ पर लोगों को उनकी फांसी देने की जो सज़ा भी थी, वो भी जो वीडियो वहाँ से वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया में, वो वीडियो भी इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि लोगों को हेलीकॉप्टर में फांसी के फंदे पे लटका के उन्होंने वापसी की। तो 15 अगस्त का दिन जो है कहीं अगर खुशी का दिन था, मान लीजिए किसी की भारत में आज़ादी का दिन था, लोग यहाँ पे आज़ादी मना रहे थे, लोग यहाँ जश्न मना रहे थे, तो तालिबान जो है वहाँ पर कत्लेआम कर रहा था अफगानिस्तान में। और कत्लेआम इतना ज़्यादा कत्लेआम था कि पूरा मतलब उससे पूरा विश्व जो है हिल गया था। कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ा था उसका। और आज भी है कि जो वहाँ महिला उत्पीड़न की अगर बात की जाए तो कई ऐसे संगठन हैं, ह्यूमन राइट्स है, और जो अभी भी जो महिला उत्पीड़न की जो बातें हैं वहाँ पर अभी भी उठा रहे हैं। और अभी भी आप सामने दिखाया मैंने आपको कि आज भी अगर कोई अपडेट आई है तो महिला उत्पीड़न को लेकर अभी भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जो वहाँ पर आवाज़ें उठा रही हैं, और आवाज़ उठाने के साथ साथ महिला उत्पीड़न को कम करने की बात भी कर रही हैं। बिल्कुल, तो एक ऐसी खबर, एक ऐसा मुद्दा जिस पर जल्द ही कहीं ना कहीं समाधान किए जाने की ज़रूरत है। आग भले ही दूर लगी है लेकिन उसकी तपिश यहाँ तक है, सभी तक पहुँच रही है, और ख़ास तौर पर संवेदनशील लोगों तक तो ज़रूर ही पहुँच रही है। तो अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा अगस्त की बड़ी खबरों में रहा, और अगस्त की इस बड़ी खबर को जानने के बाद हम अगस्त की ही एक और बड़ी खबर को जानेंगे। हमारे सहयोगी हर्ष थे। हर्ष, अगस्त की बड़ी खबर हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को बताएं, कौन सी रही? अगर अगस्त की बात करें तो 2 बड़ी खबरें रही, एक तालिबान को लेकर, उसके बाद भारत का ओलंपिक में गोल्ड जीतना। नीरज चोपड़ा ने ऐसा कमाल कर दिया जो 121 साल तक कोई नहीं कर पाया, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया की बात करें ओलंपिक की हिस्ट्री की तो 1900 में पहली बार भारत ने उसमें शिरकत की थी। और नरमन सरपट एक थे जो ब्रिटिश इंडियन की ट्रूप में गए थे और उन्होंने वहाँ पे सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद नीरज चोपड़ा ही एक खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने फील्ड और ट्रैक इवेंट में बात करी जाए तो उन्होंने गोल्ड जीत के लाया। उन्होंने 131 साल का सपना पूरा कर दिया, जो मेरे लिए एक बड़ी खबर रही, और इंतजार भारत का खत्म हुआ ओलंपिक को लेकर के। बिल्कुल हर्ष, ना सिर्फ ये आपका बड़ा इंतजार खत्म हुआ बल्कि हर देश के जो हमारे भारतवासी हैं, हर एक नागरिक का एक बड़ा लंबे समय से ये सपना था जो कि उन्होंने पूरा किया। तो अगस्त के बाद हम जानेंगे सितंबर की बड़ी खबर के बारे में, और इसके लिए रुख करेंगे हम एक बार फिर डॉक्टर रमेश वर्मा जी का। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, सितंबर की बड़ी खबर हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को बताना, इसमें मदद करें। सितंबर की सबसे बड़ी खबर जो थी वो कांग्रेस के लिए थी, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री से जो है कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। दरअसल मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह एक अच्छी साख के साथ पंजाब को चला रहे थे। पिछला चुनाव भी उन्होंने जीता, वो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, और सोनिया और राहुल और प्रियंका के उनके अच्छे संबंध थे, और एक तरीके से देखा जाए तो उन्हें खानदानी माना जाता था। लेकिन इधर कुछ दिनों से ये हुआ कि सिद्धू की जिस तरीके से एंट्री हुई पंजाब की राजनीति में, और सिद्धू जिस तरीके से विवादित बयानों के लिए चर्चित हुए, सिद्धू जिस तरीके से अति महत्वाकांक्षा के कारण अपने कदम बढ़ाते गए, उनके विवाद हुए, उन्होंने खुल करके कैप्टन अमरिंदर सिंह को अस्वीकार किया, कहा मेरा तो कप्तान राहुल गांधी है। तो इस तरीके से अमरिंदर सिंह ने कई बार आला कमान से कहा कि भाई आप इनको नियंत्रण में करिए, लेकिन वो नहीं हो पाया, जिसके कारण जो है विवाद बढ़ता गया। और अमरिंदर सिंह को भी लगा कहीं ना कहीं कि आला कमान हमारी सुन नहीं रहा है, तो उनकी भी कुछ जो कचपे कारणों से अमित शाह से लगातार भेंटें हुई, उससे भी आला कमान को सुशंकित हो गया। अमित शाह के पास गए और मोदी के पास गए, कहा गया कि नहीं ये तो किसान आंदोलन के कारण जा रहे हैं, ये भी कहा गया कि नहीं वो कुछ अपने बेटे के मामले में गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही थी। और आला कमान को जब ये सूचना मिली तो आला कमान ने भी एक मन बना लिया कि अमरिंदर के खिलाफ कार्रवाई करनी है, और सिद्धू सिंह को थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया गया, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। ये सब स्वीकार नहीं था अमरिंदर सिंह को, एक हद तक वो सामने भी आए, लेकिन उस समय उनको बड़ा झटका लगा जबकि जो वहाँ के पंजाब कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई और अमरिंदर को पता भी नहीं लगा। तो इस पर उन्होंने सोनिया गांधी से बातचीत की, और सोनिया गांधी से कहा, तो सोनिया गांधी ने 2 टूक जवाब दे दिया अमरिंदर सिंह को कि सॉरी मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। बस इतना कहना था कि अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। अब उन्होंने लोग कांग्रेस बनाई है, बीजेपी के साथ जुड़ करके जैसी संभावनाएं थी वो अपना चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कुल मिलाकर के पंजाब की राजनीति में
जो कांग्रेस का एक आधिपत्य था वो पूरी तरीके से लगभग समाप्त हो गया है। हालांकि जो उन्होंने चन्नी जो शेड्यूल कास्ट के हैं को बना करके एक बड़ा गेम खेला है, क्योंकि वहाँ पर राजनीति चल रही है, अकाली दल और बीएसपी एक साथ में है। लेकिन चन्नी कितना सफल होंगे, क्योंकि सिद्धू जो है चन्नी को कठपुतली बना के रखना चाहते हैं कि मेरा डीजीपी होना चाहिए, मेरा एडवोकेट जनरल होना चाहिए। कहीं कहीं चन्नी बेचारे मान भी रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के पंजाब में कांग्रेस को ज़बरदस्त झटका लगा हुआ है और कांग्रेस कैसे उभरेगी देखना है। और उसकी लाभ उठाने के लिए आम आदमी पार्टी, अकाली दल, बसपा जो है और ख़ास तौर से अमरिंदर सिंह ने दौड़ बढ़ा दी है। अब 2022 का जो चुनाव होने जा रहा है अपने यूपी के साथ में, उसमें क्या परिणाम आएंगे ये देखने की बात होगी। फिलहाल कांग्रेस के लिए पंजाब का जो ये प्रकरण था सबसे बड़ा नुकसानदायक साबित होगा, ऐसा राजनीतिक पंडितों का मानना है। बिल्कुल, तो राजनीतिक पंडितों का तो ये मानना है। और क्या ये कितना जो दावे हैं, जो बातें कही जा रही हैं, कितनी सच साबित होंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब जैसे कि सितंबर तक हम पहुंच चुके हैं और सितंबर के बाद आती है बारी अक्टूबर की खास खबर, बड़ी खबर को जानने में हम मदद लेंगे हमारी सहयोगी सौम्या का। सौम्या, आपसे जानना चाहेंगे अक्टूबर की बड़ी खबर। जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसान आंदोलन 1 साल तक चला, एक लंबे वक्त तक किसान आंदोलन चला और अभी प्रधानमंत्री के बिल वापसी के बाद इस आंदोलन को ठंडा किया गया और वापसी में सब लोग अपने अपने घर को लौटे, सारे आंदोलनकारी। लेकिन अक्टूबर का ये जो महीना लखीमपुर के लिए बहुत नकारात्मकता लेकर आया। 8 लोगों ने इस प्रदर्शन के दौरान अपनी जान गंवा दी। ये बहुत दुखद रहा। हालांकि आरोप यह है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर, आंदोलनकारियों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनको रौंद डाला। इस घटना के बाद, जैसे ही ये घटना हुई, उसके बाद सियासत गर्मा गई। बीजेपी को चारों तरफ से घेर लिया गया क्योंकि बात किसानों की थी और जान गई थी, वो भी 8 लोगों की बड़ी संख्या में। जहां प्रियंका गांधी वाड्रा तुरंत लखीमपुर के लिए निकली, उनको बीच में रोक लिया गया, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। हालांकि 2 दिन तक वो हाउस अरेस्ट रही और उनका लगातार प्रयास रहा कि वो जैसे तैसे लखीमपुर तक पहुंच सके। वहीं अखिलेश यादव की बात की जाए तो इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने अपना वर्चस्व दोबारा से कायम किया है। तो प्रदर्शन एक बड़े मायने पे, एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए गए। सपा द्वारा जगह जगह, कानपुर में, लखनऊ में, हर जगह अखिलेश यादव ने जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही अखिलेश यादव को गिरफ्तार भी किया गया। कई घंटों तक अखिलेश यादव की गिरफ्तारी रही, उन्हें अरेस्ट किया गया। वहीं शिवपाल यादव की गाड़ियों का पीछा करते हुए पुलिस वालों ने, प्रशासन ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और उन्हें वापस लौटा दिया। तो इस तरीके की सियासत गर्मा गई और विपक्ष की तरफ से एक जोरदार दबाव बनाया गया कि जो आरोपी है उस पर त्वरित कार्यवाही हो, गृह राज्य मंत्री को तुरंत उनके पद से बर्खास्त किया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एसआईटी की टीम गठित की, उनको गिरफ्तार करवाया गया। साथ में सुप्रीम कोर्ट के दखल की वजह से बहुत त्वरित कार्यवाही हुई और उनको आरोपी घोषित भी कर दिया गया कहीं ना कहीं। और अब विपक्ष का ये कहना है कि गृह राज्य मंत्री को उनके पद से हटाया जाए। अभी कुछ ही दिन पहले आपको भी पता होगा ये मामला सामने आया था कि गृह राज्य मंत्री इस समय बौखलाए हुए हैं और उन्होंने एक बड़े टीवी चैनल के पत्रकार के साथ बदसलूकी भी की। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं वो सुर्खियों में आ गए हैं। अब जब उनकी बर्खास्ती की मांग विपक्ष उठा रहा है तो विपक्ष की तरफ से, लगातार सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। तो वहीं विपक्ष का ये भी कहना है कि क्योंकि ब्राह्मण वोट है, विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो वो उनको हटाना नहीं चाहते हैं गृह राज्य मंत्री को, क्योंकि ब्राह्मण नाराज हो जाएगा। तो ये तो बात विपक्ष की तरफ से ले रही, लेकिन सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा वो उसको मानेंगे। तो ये रही थी अक्टूबर की सबसे बड़ी और दुखद घटना। तो अक्टूबर की बड़ी और दुखद घटना रही और इससे जो भूचाल आया उसके बाद क्या तस्वीर बनकर के सामने आई कि ये आने वाला वक्त कहीं ना कहीं तय करेगा। तो दिसंबर में मिस यूनिवर्स बनी हरनाज कौर और उन्होंने भारत का नाज बढ़ाया। दिसंबर की एक और बड़ी खबर को हम जानेंगे और इसके लिए रुख करेंगे हमारी सहयोगी शुभांगी का। शुभांगी, दिसंबर की बड़ी खबर क्या रही आपके बताओ।
दिसंबर की अगर नंदिनी बात करें तो दिसंबर एक ऐसा साल रहा है, साल का महीना रहा है 2021 का, जो उपलब्धियों भरा भी रहा, तो वहीं पर कुछ ऐसी हानियां भी हमें हुई हैं, कुछ ऐसे लोग भी अपने पिछड़े हैं जो भारत के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। और इनमें से सबसे बड़ा जो नाम है वो CDS बिपिन रावत का है। हमारे पहले CDS बिपिन रावत अब हमारे बीच में नहीं है। आपको याद होगा, आपसे कुछ समय पहले 8 दिसंबर को उनका निधन हो गया था एक प्लेन क्रैश में। वो और उनके साथ में 13 और लोग शहीद हुए हैं। उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी उसमें थी। अगर बिपिन रावत की बात होती है तो एक ऐसा सैनिक होता है, सैनिक के रूप में उनकी छवि है जो शायद जिया भी भारत के लिए और मरा भी भारत के लिए। एक ऐसी छवि है उनकी जो लोगों को प्रेरित करता था, युवाओं को प्रेरित करता था। तो वहीं अपने दुश्मनों को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। और अगर उनकी उपलब्धियों की अगर हम बात करते हैं तो न केवल भारत के पहले CDS थे वो, साल 2020 के 1 जनवरी को वो CDS बने थे, उनको गौरव हासिल था। पूरी जो हमारी आर्मी है, आर्मी की तीनों विंग को एक साथ लाना सबसे बड़ी चुनौती था। और लगातार चर्चा हो रही थी कि आखिर कौन ऐसा होगा जो इस चुनौती को बहुत अच्छे से करेगा। और इसके साथ ही बहुत सारी बातें हो रही थी कि जो इस तरीके से आर्मी है और हमारे जो और देश हैं उनको लेकर क्या इंटरेक्शन होगा आर्मी का, किस तरीके के अपडेशन होगा, किस तरीके से जो हमारे ऊपर जो अटैक्स होते हैं, चाहे हम बायोलॉजिकल अटैक्स की बात करें या परमाणु अटैक की बात करें, इनको लेकर भविष्य में किस तरीके की चुनौतियाँ हैं और उनसे कैसे लड़ा जाए, ये काम हमारे ख्याल से बिपिन रावत ने किया। इसके साथ ही सबसे गौर करने की बात यह है कि न केवल भारतीय सेना का उन्होंने मान बढ़ाया, नेपाल के भी वो मानद जनरल रहे हैं। इसके साथ ही विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेना मेडल, युद्ध मेडल और ऐसे न जाने कितने मेडल अपने नाम किए। लेकिन हमारे ये बदकिस्मती है कि वो हमारे बीच में नहीं है। और शायद एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ के गए हैं कि आखिर अगला CDS कौन होगा। जांच जारी है कि किस तरीके से मौत हुई। और सबसे बड़ा ये कि भारत के लिए भी बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि किस तरीके से उन्हें हमने खोया है, क्या कमियां रह गई। और जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि जिस तरीके से उन्होंने एक परंपरा बनाई थी, एक अनुशासन बनाया हुआ था, उसको आखिर कौन होगा जो आगे ले जाएगा। बिल्कुल, देखिए जो उन्होंने जिस तरीके से अनुशासन की बात कही है, निश्चित तौर पर अनुशासन पे हमें चलना ही होगा। जो रास्ता उन्होंने बनाया है उस पर चल करके कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। उनकी कमी हालांकि पूरी नहीं की जा सकती। तो जैसे कि दिसंबर मिला जुला रहा, यहाँ कुछ उपलब्धियाँ भी रही, तो कुछ ऐसी चीज़ें हमने खोई जो कभी शायद जिसका गम हमेशा हमारे मन में रहेगा। दिसंबर में और भी कई ऐसी खबरें रही हैं जिनके बारे में हम जानेंगे और इसमें मदद लेंगे हम अंकुर से। अंकुर, दिसंबर की बड़ी खबरों पर बात हो रही है, आप क्या दिसंबर की किस बड़ी खबर के बारे में बताएंगे? अगर दिसंबर महीने की बात करें तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर के साथ साथ अगर अच्छी खबर कहें तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो किसानों का जो आंदोलन था वो खत्म हुआ था। और ये अच्छी खबर इसलिए क्योंकि किसानों को आमतौर पर अन्नदाता के हम मानते हैं और वो अन्नदाता होते भी हैं। तो अगर उनका ये जो प्रोटेस्ट था जो लगभग 1 साल चला और किस किस तरीके की तस्वीरें सामने आई इस दौरान, तो हम सभी ने देखा। और कहीं ना कहीं वो तस्वीरें तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन जब ये खबर मिली कि अब ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ है और उनकी जो कुछ मांगे हैं उस पर समझौता हो गया है और वो मान गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खबर थी। और देशवासियों के लिए भी और किसान के लिए भी कि लगातार जिस तरीके से वो 1 साल तक प्रोटेस्ट करते रहे और अपने लिए लड़ते रहे और काफ़ी लंबा ये प्रोटेस्ट चला और काफ़ी उसके बाद लेकिन ये जो निर्णय लिया गया कि अब ये प्रोटेस्ट खत्म होता है और जो 2-4 उनके थे मामले, जिस तरीके से हम बात करें कि पराली जलाने पे जो केस है वो ना किया जाए और 2-4 जो उनकी और मांगें थी कि MSP पे लेकर के था, तो इस पर बात आई है और GST को लेकर के भी उनकी मांग थी। तो आमतौर पर समझौता कहीं ना कहीं बना था और ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर के साथ साथ अच्छी खबर भी थी। तो दिसंबर की इस खबर को जानने के बाद एक और बड़ी खबर, दिसंबर की बड़ी खबर का हम रुख करेंगे और इसके लिए हम मदद लेंगे हमारे सहयोगी नितिन दीक्षित का। नितिन, दिसंबर की बड़ी खबर हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, दिसंबर की एक सबसे बड़ी खबर ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में अभी तक इतना बड़ा कैश कांड अभी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। कैश कांड का मतलब ये होगा पीयूष जैन, जिसको धन कुबेर का नाम दिया गया। ये धन कुबेर इतना बड़ा धन कुबेर है कि अपने घर में 257 करोड़ रुपए की नकदी, आघोषित नकदी, ये अपने घर में रखे हुए था। और इसके अहमदाबाद ठिकानों पे जब एक ट्रांसपोर्टर के यहाँ रेड पड़ती है, ट्रांसपोर्टर का नाम है गणपति ट्रांसपोर्ट के यहाँ जब अहमदाबाद में रेड पड़ती है तो वहाँ से इसका पूरा काला चिट्ठा खुलता है और अहमदाबाद की जो DGGI की जो टीम है और आयकर की जो टीम है वो इसके अहमदाबाद ठिकानों पे छापेमारी करती है। वहाँ से इसको सुराग मिलता है कानपुर के आनंदपुरी के घर का, जिसके बाद जब आनंदपुरी घर में DGGI की टीम और आयकर की टीम जब छापेमारी
छापेमारी करती है तो वहाँ पर एक चौंका देने वाला सीन जो होता है वो सामने आता है। जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा कि रेड मूवी एक दिखाई गई थी जिसमें दीवारों में उस जो आरोपी होता है वो दीवारों में नोट के बंडल और सोने के गहने और जेवरात जो होते हैं वो रखे थे। बिल्कुल सेम इसी तरह जो है रेड मूवी की तरह पीयूष जैन के घर में भी जब छापेमारी की गई है तो दीवारों में उसने तिजोरियां बना के रखी थी। जो मोटे मोटे बंडलों के जो बंडल थे नोट के वो इसने अपनी दीवारों में रखे हुए थे चुनवा कर। जब टीम रेड मारती है तो ये इतनी बड़ी रेड चलती है कि 3 दिन तक जो टीम होती है वो 3 दिन तक उसके घर पे आनंदपुरी घर पे रहती है और 3 दिन तक छापेमारी करती है और 15 घंटे जो नगद बरामद हुआ है वो आरबीआई से जो कैश गिनने की जो मशीन होती है, जो नोट गिनने की मशीन होती है, वो 14 मशीनों के जरिए जो पीयूष जैन के घर में जो आनंदपुरी वाला घर है जहाँ पर उसके यहाँ से 177 करोड़ रुपया बरामद होता है, वो गिनती है 15 घंटे कंटिन्यू नोट की मशीनों से नोट की गिनती होती है और आधे आधे घंटे, क्योंकि नोट इतने ज़्यादा बरामद हुए होते हैं कि मशीन जो है हर आधे घंटे बाद हीट कर जा रही है, गर्म हो जा रही है और बंद की जा रही है। तो आधे आधे घंटे का मशीन को 14 मशीनों को ब्रेक दिया जा रहा है। ब्रेक देने के बाद फिर रिकाउंटिंग चालू करी जा रही है। तो जो लोग अंदर गिनती कर रहे थे उन्होंने 3 दिन तक जो है वो बाहर का सूरज नहीं देखा है। वो लगातार नोटों के बंडल पे बैठ के नोटों की गिनती करते हैं। फिर उसके बाद उसके जो पुश्तैनी जो कन्नौज निवास है जहाँ पे उसका पुश्तैनी, क्योंकि इत्र का कारोबार है पीयूष जैन का और कन्नौज में सबसे बड़ा काम इत्र का जो है वो पीयूष जैन का ही है। तो पीयूष जैन का जो ये इत्र का कारोबार उसका पुश्तैनी घर भी कन्नौज में है। यहाँ पर पीयूष जैन का जो बेटा है प्रत्यूष जैन, उसको डीजीआई की टीम यहाँ से ले जाती है उसके पुश्तैनी घर पे। पुश्तैनी घर पे ले जाने के बाद जब वहाँ पर छापेमारी करती है तो वहाँ से भी मोटी नकदी और सबसे बड़ी बात यह है कि 25 किलो सोना और 1.5 कुंटल चांदी पीयूष जैन के पैतृक निवास से कन्नौज से मिलती है। और उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोने के जो बिस्किट जो ईंट मिले होते हैं उनमें जो है दुबई की हॉलमार्क लगा होता है, दुबई कंपनी का हॉलमार्क लगा हुआ है। तो इसका मतलब साफ है कि जो ये बिस्किट जो सोना बरामद हुआ है पीयूष जैन के यहाँ से जो धन कुबेर है ये दुबई का हॉलमार्क है। तो इसका मतलब ये है कि दुबई से ही सोना आया है, इंडिया का सोना नहीं है उसमें। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पीयूष जैन के जो कन्नौज वाला घर है वहाँ से भी कम से कम 3 दिन तक लगातार छापेमारी चलती है और 2 घरों में उसके घर में से 300 चाबियाँ बरामद होती हैं, ताले बरामद होते हैं। तो अभी जो है कयास ये लगाया जा रहा था कि जो चाबियाँ बरामद हुई हैं वो और कौन कौन से ताले खोलेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले में ईडी ने भी हस्तक्षेप कर दी है। ईडी का भी कहना यही है कि पीयूष जैन का जो कन्नौज आवास है वहाँ पे जो पैसा मिला है वो तो पीयूष जैन का है, लेकिन जो 177 करोड़ रुपए जो आनंदपुरी वाले घर में मिले हैं वो पैसा किसका है उसका पता लगाया जाए। तो डीजीजीआई की जो टीम है ये अभी ये पता लगा रही है कि जो आनंदपुरी घर में जो 177 करोड़ रुपए मिला है वो पीयूष जैन के यहाँ कैसे आया, क्या वो चुनाव के लिए रखा गया था या उसको पीयूष जैन का जो आनंदपुरी वाला घर है उसको क्या जो धन्ना सेठ हैं या बड़े नेता हैं, क्योंकि नाम लेना इस समय ठीक भी नहीं है क्योंकि चुनाव का समय है। और मोदी जी भी कानपुर आए, उन्होंने भी नाम नहीं लिया, उन्होंने भी यही कहा कि हो गया काम। तो सरकार भी इसी मामले को लेकर भी चल रही है कि और भी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये पता लगाना ज़रूरी है कि जो इसके घर में पैसा मिला है क्या इसके घर को डंप यार्ड बना के रखा गया था, गोदाम बना कर रखा गया था, चुनाव में जो पैसा बरामद हुआ है उसको चुनाव में इस्तेमाल करना था, क्योंकि समाजवादी पार्टी से भी जोड़ा गया, समाजवादी इत्र से भी जोड़ा गया क्योंकि इत्र कारोबारी है। तो अभी इस मामले में और भी जांचें चल रही हैं। सबसे आपको एक अपडेट और बता दें 2021 के खबर की अगर बात की जाए, सबसे बड़ी खबर 2021 की, तो सबसे बड़ा कैशकांड जो है वो अभी उत्तर प्रदेश में, इससे बड़ा कैशकांड अभी हुआ नहीं है उत्तर प्रदेश में। हाँ, कि नोटबंदी के बाद की बात करें, नोटबंदी के बाद इतना बड़ा कैशकांड अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि नोटबंदी भी इसीलिए कराई गई थी कि लोगों के यहाँ जो नोट के जो बंडल लगे हुए हैं, जो ट्रकों जो रुपए लगा हुआ है उसको बाहर कैसे निकाला जाए। तो नोटबंदी के बाद का सबसे बड़ा कैशकांड है कि
DCM जो होती है, एक ट्रक, छोटा ट्रक, मिनी ट्रक जिसको बोलते हैं, 2 बार उसको लोड करके उसका पैसा जो है RBI के चेस्ट अकाउंट में जमा कराया गया भारी पुलिस सुरक्षा के साथ में। तो इतना पैसा कहाँ से आया, अभी सबसे बड़ा सवाल तो ये बना हुआ है और ईडी भी इसी को लेकर जांच कर रही है। तो जैसा कि आपको बताया कि दिसंबर का महीना काफी हद तक मिला जुला रहा, कुछ ऐसी खुशखबर भी रही जिसने पूरी दुनिया में भारत के सिर को ऊपर उठाया, यानी कि हमें नाज पहुंचाया, नाज मिला हमें। लेकिन कुछ ऐसी भी रही, कुछ ऐसे हादसे हुए, कुछ ऐसी खबरें भी रही जिसने हमेशा के लिए अपूर्णीय क्षति, जो खबरें हमारे लिए साबित होंगी। वहीं बात अगर करें 2021 की, आज की यानी कि आखिरी खबर 21वीं खबर की, तो कानपुर की से संबंधित ये खबर रही और वो खबर रही कानपुर को मेट्रो की सौगात मिलना। 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो का उद्घाटन किया। उन्होंने खुद कानपुर में IIT स्टेशन से गीतानगर तक ट्रेन में बैठ करके सफर किया। उनके साथ में योगी आदित्यनाथ भी थे और अगर उनके हमसफर की बात की जाए तो नन्हे नन्हे बच्चों ने भी मेट्रो की पहली सफर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लुत्फ उठाया और अब कानपुर में मेट्रो अच्छे से चल रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News Flash।